आज हम एक नया विचार आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे देश में पहले हजारों जातियां थी, आज लाखों जातियां हैं। हमारा समाज बुरी तरह से बटा हुआ है। तो आज जो हम आपके सामने एक ख्याल लेकर आए हैं, एक विचार लेकर आए हैं, वो ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि अब जातियों के जाने का समय आ गया है? क्या आज के ज़माने में, वर्ष 2023 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में हमें जातियों की आवश्यकता है? क्या भारत की सरकार को आज और राज्य सरकारों को सिर्फ जातियों के लिए अलग नीतियां बनाने की आवश्यकता है? क्या जातियों के नाम पर ही चुनाव जीता जा सकता है, विकास के नाम पर नहीं जीता जा सकता? तो आज जो मैं विचार आपके लिए लेकर आया हूं वो ये है कि इन जातियों से भी एक बड़ी जाति है, उस जाति का नाम है गरीबी। ये सब लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, अभी जिनके नंबर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, संख्या बता रहे हैं, असल में इन लोगों की एक ही जाति है और वो जाति है गरीबी। अगर आप और ब्लैक एंड व्हाइट में देखें तो देश में दो जातियां होनी चाहिए, एक गरीब और एक अमीर। और क्या जाति होगी? गरीबी अपने आप में सबसे बड़ी जाति है जो इन सारे बाकी की जातियों को, इन सारे जो उन्हें परिवार से जो जातियां मिली हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर रख सकती है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में जो जातियां होनी चाहिए, अब उनको अलग तरह की परिभाषा देनी चाहिए। जैसे एक जाति होनी चाहिए उच्च आय वर्ग की, फिर होनी चाहिए मध्यम आय वर्ग की, फिर होनी चाहिए निम्न आय वर्ग की, फिर होनी चाहिए अति निम्न आय वर्ग की। ये जातियां होनी चाहिए। भारत में 20 लाख लोग उच्च आय वर्ग में आते हैं, 2 करोड़ 20 लाख लोग अपर मिडिल क्लास में आते हैं, 9 करोड़ 9 लाख लोग मिडिल क्लास में आते हैं और 119 करोड़ 70 लाख लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, 119 या 120 करोड़ लोग जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, इनकी जाति है गरीबी। ये है जाति। और 5 करोड़ 90 लाख लोग हमारे देश में गरीब माने जाते हैं या अति गरीब माने जाते हैं। तो जो आप आखिरी की दो जातियां जो देखेंगे, लोअर मिडिल क्लास और गरीब, इन दोनों को अगर आप मिला लेंगे तो हमारे देश में 125 करोड़ के आसपास जो जनता है वो इन दो जातियों में आएगी। उनकी जाति का नाम ये होना चाहिए, उनकी जाति का नाम होना चाहिए गरीब। और फिर उनके हिसाब से, आर्थिक जाति के हिसाब से, फिर उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, सरकार से दूसरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो चुनाव में जो जातियों का दुरुपयोग होता है, ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जो जातियां हैं ये खत्म हो जाएंगी और चुनाव जो है वो आर्थिक जातियों के आधार पर लड़े जाएंगे। एक और बड़ी बात हमारे देश में जो है वो ये है, आज आरक्षण की वजह से जो ओबीसी है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो अति पिछड़े वर्ग में जाना चाहता है, अति पिछड़ा वर्ग शेड्यूल कास्ट में जाना चाहता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जाना चाहता है। सब पीछे जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर आरक्षण ज्यादा है। होना यह चाहिए कि हमारे देश में सरकार की सफलता इस पैमाने पर मानी जानी चाहिए कि अब कितने ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें आरक्षण नहीं चाहिए। हर साल सरकार को यह आंकड़ा जारी करना चाहिए कि इस बार हमारे देश में हमने 5 करोड़ लोगों को आरक्षण से बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्हें आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। यह आंकड़ा जारी होना चाहिए। जो हम आपको आर्थिक जाति के बारे में बता रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए? जो गरीब है वो लोअर मिडिल क्लास में आ जाए, जो लोअर मिडिल क्लास में है वो मिडिल क्लास में आ जाए, जो मिडिल क्लास में है वो अपर क्लास में आ जाए। ये जो फॉर्मूला है ये लोगों को नीचे से ऊपर ले जाएगा। अभी जो फॉर्मूला है वो ऊपर से नीचे ले जा रहा है। अभी ज्यादा से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि हमें आरक्षण मिले, यहां पर उल्टी गिनती होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो आरक्षण से हर साल निकलते चले जाएंगे और एक दिन, आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे देश में किसी को भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। गरीब नहीं बचेंगे, लोअर मिडिल क्लास नहीं बचेंगे, अपर क्लास होगी और मिडिल क्लास होगी। यह आज के भारत की नई जातियां होनी चाहिए और लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अभी पारंपरिक जातियों के आधार पर ही यह काम हो रहा है और यह इसलिए होता है क्योंकि इन जातियों के आधार पर छोटे छोटे वोट बैंक बनाए गए हैं, जिससे नेता बड़ी आसानी से बिना कोई काम किए, बिना कोई विकास किए चुनाव जीत जाते हैं। तो आर्थिक जातियों पर नजर डालिए। भारत में 62% परिवारों के घरों में आज भी रेफ्रिजरेटर नहीं है, फ्रिज नहीं है। 62% परिवारों के घरों में यह अलग जाति है। 95% परिवारों के घर में आज भी एयर कंडीशनर नहीं है, यह अलग जाति है। इन परिवारों की जातियां क्या होंगी? क्या इन परिवारों को इनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये जातियां नहीं मिलनी चाहिए और इनके आधार पर उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए?
आज सबसे बड़ा सवाल हम आपके सामने यही लेकर आए हैं। मान लीजिए आज एक अगड़ी जाति का परिवार है और एक अति पिछड़ी जाति का परिवार है। अति पिछड़ी जाति के परिवार में एसी भी है, गाड़ी भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसे आरक्षण मिलता है। और अगड़ी जाति का जो व्यक्ति है उसके घर में ना एसी है, ना फ्रिज है, ना गाड़ी है, लेकिन उसे तब भी आरक्षण नहीं मिलता। किसे सही मानेंगे आप? पश्चिमी देशों में जाति प्रथा है ही नहीं। आप तो जानते हैं हमारे देश में जातियां हैं इतनी लाखों, लेकिन पश्चिमी देशों में तो कोई जातियां हैं ही नहीं, जिन्हें आज हम विकास का सबसे बड़ा मॉडल मानते हैं। उस अमेरिका में जहां जाने के लिए हम लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो जाते हैं और वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर वीजा मिल जाता है तो हम अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझते हैं। ऐसे देशों में कोई जाति प्रथा है ही नहीं, और वहां लोगों को सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ आर्थिक जाति के हिसाब से दिया जाता है। आप किस आर्थिक जाति में हैं उसके हिसाब से सरकार आपके लिए काम करती है। वहां मिडिल क्लास, लोअर क्लास ही जातियां हैं, और इसी के आधार पर लोगों को आर्थिक मदद मिलती है, सरकारी योजनाएं मिलती हैं, इसी के आधार पर वहां लोगों के लिए सरकार योजनाएं बनाती हैं। लेकिन भारत में इसका उल्टा है। भारत में पारंपरिक जातियों को लोगों के कल्याण का आधार माना जाता है, और इस व्यवस्था में उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है जो असल में वंचित है ही नहीं। आप खुद सोचिए, अगर कोई परिवार जाति से पिछड़ा है लेकिन उस परिवार में एक या उससे ज्यादा लोगों के पास पहले से ही बड़ी सरकारी नौकरी है, तो क्या उस परिवार को भी आरक्षण लगातार मिलते रहना चाहिए, या आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जिनकी जाति लोअर मिडिल क्लास है या जिनकी जाति असल में गरीब है? आज एक और बड़ा सवाल यह है कि अभी जिन पार्टियों के नेताओं ने वोटर्स को जातियों में बांटा हुआ है, वो एक जाति और वर्ग के लोगों का वोट लेकर यह कहती हैं कि अगर उन्होंने अपनी जाति के नेता को वोट दिया तो वो नेता अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएगा। तो आज का आप बिजनेस मॉडल नेताओं का समझ लीजिए। आजकल जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब किसी न किसी जाति की पार्टियां हैं, वो किसी एक जाति को ध्यान में रखकर बनाई गई है। उसके बाद उस जाति के उस पार्टी के जो नेता हैं वो उस जाति के लोगों से, वोटर से कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम आपकी जाति का पार्टी हैं, और वो सारे वोट लेकर वो अपने बेटे को या फिर उसके बेटे को मुख्यमंत्री बना देते हैं। जाति के लोगों को क्या मिला? क्या ये सारे लोग जो नेता अपने आप को जातियों को कहते हैं, क्या वो ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इस जाति में जो सबसे बेहतरीन काबिल कैंडिडेट होगा उसे हम मुख्यमंत्री बनाएंगे? वो ऐसा तो नहीं कहते। वो कहते हैं कि वोट जाति के लोग डालें लेकिन मुख्यमंत्री मेरा बेटा बनेगा। असल में यह बिजनेस मॉडल भी बदलना चाहिए। अगर कोई एक जाति की पार्टी है, मान लीजिए कोई यादवों की पार्टी है, तो उन्हें यह कहना चाहिए कि जब हम जीतेंगे तो यादव समुदाय में जो सबसे बढ़िया कैंडिडेट होगा, सबसे काबिल व्यक्ति होगा, उसे हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए आज इन जातियों के वोटर्स को यह समझना होगा कि वो इस राजनीति में इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्हें नेताओं से यह कहना चाहिए कि क्या ये नेता अपने बेटे की जगह उनमें से किसी व्यक्ति को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार के बाद अब पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग हो रही है ताकि आरक्षण को लेकर नई बहस छिड़ी जा सके और जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की मांग को फिर से एक बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव में इसका पूरा भरपूर लाभ लिया जा सके। फिलहाल भारत सरकार नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आदिवासी समुदाय को 7.5%, दलित समुदाय को 15%, ओबीसी को 27% और जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दे रही है। कई राज्यों में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण मिल रहा है, जबकि बिहार में यह 27% से 33% तक हो चुका है, जिनमें पिछड़े वर्ग को अलग अलग श्रेणियों में आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन केंद्र में यह आरक्षण ओबीसी समुदाय के लिए 27% है। लेकिन अगर भारत में जातिगत जनगणना होती है तो इससे इस आरक्षण में बदलाव की मांग की जा सकती है, और इसमें भी ओबीसी का नाम इसलिए हर पार्टी ले रही है क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि देश में ओबीसी समुदाय की आबादी 50% से ज्यादा है, जैसे बिहार में पिछड़े वर्ग की आबादी 63% निकली है। भारत वो देश है जहां की राजनीति पूरी तरह से जातियों में बटी हुई है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव में अपने उम्मीदवारों को लेकर जितनी भी सोशल इंजीनियरिंग करती हैं वो सब कुछ जातियों के आधार पर ही होता है। इसलिए अगर इन पार्टियों को यह पता चल जाए कि किस राज्य और क्षेत्र में किस जाति और समुदाय की कितनी आबादी है,
तो इससे इन पार्टियों के लिए चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग करना और इन जातियों के नाम पर तुष्टीकरण करना बहुत आसान हो जाएगा। तुष्टीकरण का मतलब है जातियों के हिसाब से उनके लिए आरक्षण की मांग करना, उन्हें खुश रखना, और यह हमारे देश में हर बार होता रहा है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम भारत के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने 1980 के दशक में जातियों की आबादी के हिसाब से उनके लिए आरक्षण की मांग की थी। उस दौरान बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन बना, जिसने वर्ष 1980 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत की आबादी में 52% लोग ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए इस पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। मंडल कमीशन की इस रिपोर्ट पर तब बहुत राजनीति हुई और 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कर दिया। इस राजनीति से यह हुआ कि हमारे देश में उन पार्टियों और नेताओं का देश में समर्थन बढ़ गया जो ओबीसी आरक्षण के लिए की गई इन सिफारिशों के साथ थे, जो इनका समर्थन कर रहे थे। और इनमें काशीराम से लेकर नीतीश कुमार, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे कई नेता अचानक से बहुत बड़े बन गए, और आज भी यही हो रहा है।